विद्यालय की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत। कल का जो वीडियो आपने देखा उसमें भारत जनसंख्या वितरण, घनत्व और वृद्धि इसके बारे में बताया गया था। सेकंड बुक का पहला लेसन फर्स्ट बुक आपकी कंप्लीट हो चुकी। अब देखते हैं अपन सेकंड बुक का दूसरा लेसन, भारत जनसंख्या संरचना। सबसे पहले सामान्य परिचय। देखो जनसंख्या संरचना है क्या, कहेंगे इसे। देखिए जनसंख्या संरचना का मतलब होता है जनसंख्या की सामाजिक विशेषताओं को प्रकट करना। जनसंख्या संरचना क्या है? जनसंख्या की सामाजिक विशेषताओं को प्रकट करना, यानी जिसमें आयु वर्ग, लिंगानुपात, ग्रामीण, नगरीय संगठन, साक्षरता, धार्मिक संगठन आदि कारकों का समग्र अध्ययन जिसके अंतर्गत सम्मिलित है उसे कहा जाता है जनसंख्या संरचना। देखो जनसंख्या संरचना क्या है? जनसंख्या संरचना का मतलब होता है सामाजिक विशेषताओं का अध्ययन। सामाजिक विशेषता क्या? जनसंख्या संरचना में आयु वर्ग, लिंगानुपात, ग्रामीण व नगरीय संगठन, साक्षरता, धार्मिक संगठन, भाषाई संगठन आदि कारकों का अध्ययन होता है। कोई दिक्कत? सबसे पहले देखते हैं अपन ग्रामीण जनसंख्या के बारे में। देखिए ग्रामीण जनसंख्या, सबसे पहले गांव होता क्या है? गांव से अभिप्राय होता है वह भौगोलिक क्षेत्र जहां की जनसंख्या का अधिकतम भाग 75% से अधिक भाग प्राथमिक क्रियाकलाप, कृषिगत क्रियाकलापों में संलग्न होता है, उसे गांव कहते हैं। अपने भारत में वर्ष 2011 के अनुसार कुल गांवों की संख्या है 6,40,867 गांव अपने भारत के अंतर्गत विद्यमान हैं। मुख्यतः इन गांवों की जो जनसंख्या है वह प्राथमिक क्रियाकलाप, कृषि कार्य, पशुपालन, पशुचारण आदि कार्यों के अंतर्गत संलग्न है। अपने भारत में सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या पाई जाती है कहां पर? उत्तर प्रदेश में। ग्रामीण जनसंख्या ही नहीं अपितु गांवों की संख्या भी लगभग 1,06,704 ये गांवों की संख्या अकेले उत्तर प्रदेश के अंतर्गत विद्यमान है। दूसरे स्थान पर आता है मध्य प्रदेश, तीसरे स्थान पर उड़ीसा, चौथे स्थान पर उड़ीसा, चौथे स्थान पर बिहार और पांचवें स्थान पर आता है अपना राजस्थान। ये भारत के सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले, या ये कहें अपने सर्वाधिक जो गांवों की जनसंख्या जो है, या गांवों की जनसंख्या की दृष्टि से गांवों की संख्या के आधार पर ये अपने भारत के 5 महत्वपूर्ण राज्य हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में अकेले में 1,06,704 गांव हैं। मध्य प्रदेश में गांवों की संख्या है 54,903। मध्य प्रदेश में कुल गांवों की संख्या 54,903। उड़ीसा में कुल गांवों की संख्या है 51,313 के आसपास। बिहार के अंतर्गत गांवों की संख्या है 44,874 और अपने राजस्थान के अंतर्गत गांवों की संख्या है 44,672। तो ये गांवों के आधार पर 5 राज्य हो गए।
अब बात करते हैं अपन सर्वाधिक जनसंख्या का। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या का जो केंद्र पाया जाता है वह अपने भारत में पाया जाता है कहां पर? हिमाचल प्रदेश में। ये तो सर्वाधिक गांवों की संख्या के आधार पर 5 राज्य हुए, और गांवों की या ये कहें ग्रामीण जनसंख्या के संकेंद्रण के आधार पर देखें अपन तो हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या है। यानी हिमाचल प्रदेश की कुल जनसंख्या का लगभग 89.96% जो भाग है वो कौन सी जनसंख्या का है? ग्रामीण जनसंख्या का है। दूसरे स्थान पर बिहार, तीसरे स्थान पर असम, चौथे स्थान पर उड़ीसा और पांचवें स्थान पर मेघालय। ये हो गए जनसंख्या के आधार। गांवों के आधार पर 5 राज्य हैं, ये 5 राज्य, और ग्रामीण जनसंख्या के आधार पर यदि अपन बात करते हैं तो बिहार, असम, उड़ीसा और मेघालय, ये 5 राज्य हो गए किस आधार पर? ग्रामीण जनसंख्या के आधार पर। कोई दिक्कत? ये अपने भारत में ग्रामीण जनसंख्या। फिर से देख लो, भारत में वर्ष 2011 के अनुसार कुल गांवों की संख्या 6,40,867। इनमें देखो वास्य गांव अलग है। वास्य गांव का मतलब होता है जिन गांवों में जनसंख्या निवास करती है। लगभग 5,93,761 गांव अपने भारत में ऐसे हैं जहां लोग निवास करते हैं। गांवों के आधार पर सर्वाधिक गांव वाले जो राज्य हैं, सबसे ज्यादा गांव है उत्तर प्रदेश में, उसके बाद मध्य प्रदेश में, उसके बाद उड़ीसा में, उसके बाद बिहार में और उसके बाद राजस्थान में। ग्रामीण जनसंख्या की बात करें तो ग्रामीण जनसंख्या के आधार पर सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या का केंद्र भारत में पाया जाता है कहां पर? हिमाचल प्रदेश में, कुल जनसंख्या का 89%। दूसरे स्थान पर बिहार, तीसरे स्थान पर असम, चौथे स्थान पर उड़ीसा और पांचवें स्थान पर मेघालय। कोई दिक्कत? नेक्स्ट है नगरीय जनसंख्या की बात करें। अब नगरीय जनसंख्या, देखिए नगरीय जनसंख्या में सबसे पहले नगर क्या होता है? किसे कहें नगर? वह विभाग या वह क्षेत्र, वह प्रदेश जहां की जनसंख्या का अधिकतम भाग गैर प्राथमिक कार्यों में, व्यापार, वाणिज्य, शिक्षा, चिकित्सा, ये जो गैर प्राथमिक कार्य हैं, तो वह भौगोलिक क्षेत्र, वह प्रदेश जहां की जनसंख्या का अधिकतम भाग गैर प्राथमिक क्रियाकलापों में संलग्न होता है, वो नगर है। मुख्यतः देखिए प्रारंभ से वर्तमान तक नगरों की संख्या में वृद्धि हुई है। भाई वर्ष 1981 की बात करें, वर्ष 1981 में अपने भारत के अंतर्गत कुल नगरों की संख्या केवल कितनी थी? 3,245 नगर अपने भारत के अंतर्गत विद्यमान थे। यानी लगभग अपने भारत की कुल जनसंख्या का 19.50 करोड़ जो जनसंख्या है वो कहां निवास करती थी? नगरों में निवास करती थी। लेकिन आज की स्थिति देखें, वर्ष 2011 के अनुसार तो 7,935 कुल नगर अपने भारत के अंतर्गत विद्यमान है। 1981 में 3245, 2011 में 7,935। यानी इन 3 दशकों में नगरीय संख्या में देखो कितनी अधिक वृद्धि हुई है। मुख्यतः प्रारंभ के अंतर्गत 19.50 करोड़ जनसंख्या निवास करती थी, लगभग 23.45% के आसपास, 23.4% के आसपास जनसंख्या निवास करती थी। और आज कुल नगरीय जनसंख्या की अपन बात करें तो लगभग 78% ग्रामीण, 72% ग्रामीण जनसंख्या और 28% जो जनसंख्या अपने भारत के अंतर्गत नगरीय जनसंख्या है। अपने भारत के अंतर्गत मुख्यतः नगरों की संख्या के आधार पर देखें, ग्रामीण संख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश है और नगरीय संख्या के आधार पर सर्वाधिक नगरों की संख्या कहां पर पाई जाती है? तमिलनाडु के अंतर्गत पाई जाती है। दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश, तीसरे स्थान पर मध्य प्रदेश, चौथे स्थान पर महाराष्ट्र और पांचवें स्थान पर कर्नाटक। ये ग्रामीण गांवों की संख्या के आधार पर राज्यों के नाम
और ये हो गए किस आधार पर, नगरों की संख्या। सबसे ज्यादा नगर तमिल में, सबसे ज्यादा गांव उत्तर प्रदेश में, समझ गए ना। तो ये नगरों के आधार पर राज्यों की लिस्ट हो गई और एक गांवों के आधार पर हो गई। और देखिए मुख्यतः अपने राजस्थान, गुजरात और राजस्थान के आगे बात करते हैं। 5 स्थानों के बाद 6वें स्थान पर गुजरात आ गया, 7वें स्थान पर राजस्थान आ गया, ये क्रम चलता है। मुख्यतः जनसंख्या की अपन बात करें, नगरीय जनसंख्या के आधार पर अपन देखें तो नगरीय जनसंख्या के आधार पर जैसे ग्रामीण जनसंख्या हिमाचल प्रदेश में सर्वाधिक थी और नगरीय जनसंख्या है वो सर्वाधिक कहां पर है, मिजोरम में। लगभग 51.51% जनसंख्या है वो नगरीय है। नगर सर्वाधिक तमिल में और नगरीय जनसंख्या सर्वाधिक कहां पर है, मिजोरम के अंतर्गत है। दूसरे स्थान पर तमिल, तीसरे स्थान पर केरल, चौथे स्थान पर महाराष्ट्र और 5वें स्थान पर गुजरात। ये 5 स्थान हो गए किस आधार पर, नगरीय जनसंख्या के आधार पर। मिजोरम, दूसरे स्थान पर तमिलनाडु, तीसरे स्थान पर केरल, चौथे स्थान पर महाराष्ट्र और 5वें स्थान पर गुजरात। अब दो 4 लिस्ट है हमारे पास। गांवों के आधार पर 5 राज्य, ग्रामीण जनसंख्या के आधार पर 5 राज्य, नगरों की संख्या के आधार पर 5 राज्य और नगरीय जनसंख्या के आधार पर 5 राज्य। ये अपने भारत के अंतर्गत नगरीय संगठन की स्थिति। कोई दिक्कत? इस प्रकार अपने भारत में ग्रामीण व नगरीय संगठन की स्थिति मुख्य रूप से हमें देखने को मिलती है। ठीक है, इसके बाद अपन देखें ग्रामीण व नगरीय संगठन के बाद में भारत में नगरीकरण की स्थिति। नगरीय जनसंख्या वृद्धि के कारण, जिसे अपन क्या कह सकते हैं एक शब्द में, नगरीकरण, अर्बनाइजेशन। देखिए मुख्यतः भारत में नगरीय जनसंख्या की वृद्धि के कारण क्या है। देखिए अपने भारत में आर्थिक विकास के साथ साथ जो प्रवृत्ति दूसरी बढ़ रही है वो कौन सी है, नगरीकरण की प्रवृत्ति। जैसे जैसे आर्थिक विकास बढ़ा है, लोगों में नगरीकरण की प्रवृत्ति बढ़ी है। वर्ष 1911 में अपने भारत के अंतर्गत कुल नगरीय जनसंख्या की बात करें तो केवल कितनी जनसंख्या थी, 10% जनसंख्या ऐसे थे जो नगरों में निवास करती थी। आज यदि पर बात करें वर्ष 2011 में तो लगभग 31.2% जो जनसंख्या अपने भारत में कैसी है, नगरीय जनसंख्या। अब 1911 से 2011 तक तो नगरीय जनसंख्या में कितनी अधिक वृद्धि हुई है। कारण कि ये नगरीय जनसंख्या में वृद्धि या नगरीकरण की जो प्रवृत्ति है वो लोगों में क्यों बढ़ी है। देखिए सबसे प्रधान कारण है ग्रामीण क्षेत्रों के अंतर्गत रोजगार का अभाव और सामान्य कारक है। ग्रामीण क्षेत्रों के अंतर्गत रोजगार का अभाव है। लोग रोजगार की तलाश में आर्थिक रूप से संपन्न होने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों को छोड़ करके नगरों की ओर प्रस्थान करते हैं। मुख्यतः नगरों में सुविधाएं अधिक होती हैं, नगरीय सुविधाएं अधिक हैं, नगरों में आकर्षण अधिक होता है, शिक्षा का प्रसार नगरों में है, औद्योगिकरण की प्रवृत्ति है, परिवहन व संचार के साधनों का विकास नगरों के अंतर्गत है, कृषि का अलाभकारी होना ग्रामीण क्षेत्रों में जलाभाव की स्थिति के कारण से अपन कहते हैं, या फिर खाद्यान्न फसलों की अधिकता के कारण से कृषि वो अलाभकारी है। और अब ग्रामीण क्षेत्रों में लघु व कुटीर उद्योग भी क्या है, समाप्त हो गए, क्योंकि प्रत्येक उद्योग आज एक वृहद पैमाने का उद्योग हो गया। तो कुल मिलाकर ग्रामीण क्षेत्रों में लोग आर्थिक संकट की स्थिति से जूझते हैं, इसलिए वो लोग क्या कर रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों को छोड़कर किधर जा रहे हैं, नगरों में। ये नगरीकरण की प्रवृत्ति। नगरीकरण होता क्या है, कहीं किसे ग्रामीण क्षेत्रों को छोड़ करके नगरों की ओर पलायन करने की प्रक्रिया, वो नगरीकरण की प्रक्रिया है।
तो कौन कौन से कारण हुए? पहला कारण ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का अभाव, दूसरा नगरों में सुविधाएं अधिक, तीसरा नगरीय आकर्षण, चौथा औद्योगिकरण, पांचवा शिक्षा का प्रसार, छठवा परिवहन व संचार साधनों का विकास, सातवां कृषि का लाभकारी होना, आठवां लघु व कुटीर उद्योगों की प्राय समाप्ति। ये जो सारे कारण है वो नगरीकरण की प्रवृत्ति को क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं। कोई दिक्कत? फिर से देख लो एक बार, नगरीय जनसंख्या की स्थिति या नगरीय जनसंख्या में वृद्धि के कारण। देखिए धीरे धीरे लोगों में नगरीकरण की जो प्रवृत्ति है, यह नगरीकरण की प्रवृत्ति क्या हो रही है? बढ़ रही है। नगरीकरण की प्रवृत्ति का बढ़ने का प्रधान कारण, नगरीकरण की प्रवृत्ति के बढ़ने का प्रधान कारण यह है कि लोगों की आर्थिक स्थिति का सुदृढ़ न होना। एक उदाहरण है, वर्ष 1911 के अंतर्गत अपने भारत में कुल नगरीय जनसंख्या थी कितनी? केवल 10%। आज वर्ष 2011 में अपने भारत के अंतर्गत नगरीय जनसंख्या लगभग 31.2% है। 10% से 31.2% का होना निश्चित रूप से ये किसी न किसी बात को जरूर दर्शाता है। वो मुख्य बात है आर्थिक विकास के साथ साथ आर्थिक विकास के लिए लोगों की प्रवृत्ति कैसी हो जाना? नगरीकृत हो जाना। क्या कारण है कि लोग नगरों की ओर जा रहे हैं? तो नगरों की ओर जाने के लिए महत्वपूर्ण मैंने 7-8 कारण आपको बताए, जिन कारणों के चलते लोग अपने ग्रामीण क्षेत्रों को छोड़ करके नगरीय क्षेत्रों की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। देखिए मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों के अंतर्गत जैसे रोजगार का अभाव है, ये रोजगार का अभाव एक महत्वपूर्ण समस्या है लोगों के लिए। ग्रामीण क्षेत्रों में आज रोजगार का संकट एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। रोजगार के अभाव में लोग अपनी जन्मभूमि, अपने जन्म स्थान को छोड़कर प्रवास कर जाते हैं नगरों की ओर। और मुख्यतः ये जो प्रवास है, ये कोई अब आजकल स्थिति क्या बन गई कि पहले जो प्रवास होता था वह प्रवास कुछ समय के लिए प्रवास हुआ करता था। अब स्थायी प्रवास की स्थिति लोगों में आ गई, जिस कारण से नगरीय जनसंख्या में वृद्धि हुई। तो ये जो स्थायी प्रवास की जो नीति है, स्थायी प्रवास जो प्रधान कारण है, यह महत्वपूर्ण है। तो देखो महत्वपूर्ण कारण कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछ सकता है कि नगरीकरण के कोई 5 कारण बताइए या नगरीय जनसंख्या में वृद्धि के कोई 5 कारण बताइए। तो कौन कौन से कारण हो गए? ग्रामीण क्षेत्रों के अंतर्गत रोजगार का अभाव होना, दूसरा नगरों में आकर्षण अधिक होना, नगरों में सुविधाओं का अधिक होना, शिक्षा का प्रसार, परिवहन व संचार साधनों का विकास, औद्योगिकरण, कृषि का लाभकारी होना, लघु व कुटीर उद्योगों की समाप्ति। ये जो सारे कारण है वो क्या है? नगरीय जनसंख्या में वृद्धि के। कोई दिक्कत? नेक्स्ट है लिंगानुपात की स्थिति। देखिए लिंगानुपात होता क्या है? कहें किसे? लिंगानुपात का मतलब होता है लिंगानुपात किसे कहें? जनसंख्या में स्त्री व पुरुषों के अनुपात को, कुल जनसंख्या में स्त्री व पुरुषों के अनुपात को क्या कहा जाता है? लिंगानुपात। यानी प्रति 1000 पुरुषों के पीछे पाई जाने वाली महिलाओं की संख्या, प्रति 1000 पुरुषों के पीछे पाई जाने वाली महिलाओं की संख्या लिंगानुपात कहलाती है। अपने भारत में लिंगानुपात ज्ञात करने का सूत्र क्या है? मुख्यतः स्त्रियों की संख्या बटे पुरुषों की संख्या गुणा 1000। ये किसका सूत्र हो गया? ये अपने भारत में लिंगानुपात ज्ञात करने का सूत्र है। अरे समझो, देखिए मुख्यतः वर्ष 1901 से लेकर के आज अपना वर्ष 2011 तक बात करें तो लिंगानुपात में एक बड़ा अंतर देखने को मिला है। वर्ष 1901 में
अपने भारत का जो लिंगानुपात था वो कितना था, 972। आज वर्तमान में वर्ष 2011 की बात करें तो अपने भारत का जो लिंगानुपात है वो 940। यानी लिंगानुपात के अंतर्गत एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। 1911 की बात करें, 1921 की बात करें, या अपने प्रत्येक दशक की अपन बात करें लिंगानुपात की, तो जैसे 1911 में 964 लिंगानुपात था, 1921 में भारत का लिंगानुपात 955 के आसपास था। लिंगानुपात में अंतर दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा। 1900 पूरे दशक देख ले अपन, 1931, 1941, 1951, 1961, 1971, 1981, 1991, 2001 और ये 2011। 1931 में था 950, 41 में था 945, 51 में लिंगानुपात था 946, 941, 930, 934, 81 में, 927, 91 में, 933, 2001 में। ये लिंगानुपात की स्थिति अपने भारत के अंतर्गत देखने को, यानी प्रारंभ से लेकर वर्तमान तक। अब देखो 1901 का लिंगानुपात वो 972 है, 2011 का लिंगानुपात क्या है, 940। मुख्यतः विकसित देशों की तुलना में यदि अपने भारत के लिंगानुपात की यदि बात करते हैं तो मुख्यतः लिंगानुपात अपने भारत का बहुत कम है। प्रधान कारण महिलाओं का निम्न सामाजिक स्तर का होना, पुरुषों की प्रधानता वाला समाज का होना, बालकों को महत्व देना, बाल विवाह, अनेक प्रकार के ऐसे कारण हैं जिनके कारण से अपने भारत के अंतर्गत लिंगानुपात की जो स्थिति है वह विश्व के अन्य विकसित देशों की तुलना में बहुत कम है। यानी प्रतिकूलतम लिंगानुपात की स्थिति अपने भारत में विद्यमान है। तो ये लिंगानुपात की स्थिति। अब यदि अपने भारत में लिंगानुपात की स्थिति का राज्यवार स्थिति देखें कि अपने भारत में राज्यवार लिंगानुपात की स्थिति क्या है, देखो तो अपने भारत का औसत लिंगानुपात जो मैंने बताया वर्ष 2011 के अनुसार राष्ट्रीय जो औसत लिंगानुपात की बात करें वो अपने भारत का कितना है, 940। मुख्यतः भारत के विभिन्न राज्यों में लिंगानुपात में हमें विषमता देखने को मिलती है। मुख्यतः 2011 के आधार पर या 2011 के लिंगानुपात को आधार मानकर 940 को आधार मान करके भारत में यदि राज्यवार लिंगानुपात की स्थिति की बात करें तो दो भाग अपन कर सकते हैं। एक तो जिनका राष्ट्रीय औसत से अधिक लिंगानुपात वाले राज्य हैं जिनका 940 से अधिक लिंगानुपात है, और एक राष्ट्रीय औसत से कम लिंगानुपात वाले राज्य। आ रहा है समझ में? भारत में सर्वाधिक जो लिंगानुपात की बात करें पढ़े तो सर्वाधिक लिंगानुपात कहां का है, केरल का है 1084। इसके बाद तमिल दूसरे नंबर पे, आंध्र प्रदेश तीसरे नंबर पे। केरल, तमिल, आंध्र प्रदेश, पांडिचेरी, लक्षद्वीप ये भी राष्ट्रीय औसत से अधिक लिंगानुपात वाले केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो ये तो हो गए कौन से, राष्ट्रीय औसत से अधिक लिंगानुपात वाले कौन कौन से राज्य हैं? केरल जिसका लिंगानुपात कितना है 1084, दूसरा तमिल लिंगानुपात है 995, तमिल का लिंगानुपात कितना है 995। तीसरे स्थान पर है कौन सा, आंध्र प्रदेश, और जिसका लिंगानुपात कितना है 992। केंद्र शासित प्रदेश की बात करें पांडिचेरी का लिंगानुपात है 1031 और लक्षद्वीप का लिंगानुपात है 945। तो ये राज्य तो किसमें, ये केंद्र शासित प्रदेश तो किसमें हो गए, राष्ट्रीय औसत से अधिक लिंगानुपात वाले राज्य। दूसरा ऑप्शन मैंने क्या बताया, दूसरा वाक्य बताया राष्ट्रीय औसत से कम लिंगानुपात वाले राज्य, जैसे हरियाणा सबसे कम है, हरियाणा का 877, सबसे ज्यादा केरल का, हरियाणा कितना 877,
जम्मू कश्मीर सिक्किम, जम्मू कश्मीर का 883 है और सिक्किम का 889 है। जम्मू कश्मीर का 883 और सिक्किम का 889। केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें अपन, दमन व दीव केवल 618। दमन व दीव का कितना है? 618। दादर नगर हवेली है 775, चंडीगढ़ है 818। तो ये निम्न लिंगानुपात वाले राज्य होंगे, कोई दिक्कत। अब देखो भारत में जो लिंगानुपात की स्थिति है, इस लिंगानुपात के कम होने के प्रधान कारण क्या है? ऐसे कौन से कारण हैं जो अपने भारत के अंतर्गत लिंगानुपात की जो स्थिति है, इस लिंगानुपात की स्थिति को कम बनाए हुए हैं? देखिए मुझे अपने भारत में लिंगानुपात कम होने के प्रधान कारण है बालिकाओं की अपेक्षा बालकों को प्राथमिकता देना, पुत्र प्राप्ति के लालसा अपने कह सकते हैं, जिसके कारण से अपने भारत में लिंगानुपात की स्थिति प्रतिकूलतम है। बाल विवाह के कारण प्रसव काल में मृत्यु, यह भी एक लिंगानुपात का प्रधान कारण है। स्त्रियों की आर्थिक स्वतंत्रता, यह भी एक लिंगानुपात के कम होने का कारण है। बालिका शिक्षा का अभाव, जो पहले था अब भी थोड़ा है लेकिन इतना नहीं है, तो बालिका शिक्षा का अभाव, नगरीकरण की बढ़ती हुई प्रवृत्ति, ये सारे कारण ऐसे हैं जिन कारणों के रहते अपने भारत में लिंगानुपात की जो स्थिति है वह लिंगानुपात की स्थिति क्या है? प्रतिकूलता। कोई दिक्कत? कल अपन देखेंगे अगला बिंदु आयु संरचना के बारे में। आगे ध्यान दीजिए, सभी बच्चों के पास में मानव भूगोल के 10 लेसन के नोट्स अवेलेबल हो गए होंगे। इस वीडियो के साथ ही मैंने एक पीडीएफ फाइल और भेजी है जिसमें 11वें, 12वें और 13वां लेसन, 13वें लेसन का मतलब कौन सा लेसन हो गया? इस बुक का पहला लेसन जो आपका कंप्लीट हो चुका, दूसरा लेसन चल रहा है। इन 3 लेसनों के मैंने नोट्स आपको पीडीएफ फाइल बना करके भेज दिए हैं, वो भी आपको फेयर कॉपी में करने हैं। 10 लेसन तक के नोट्स सबके पास अवेलेबल हैं, ठीक है। 10 लेसन के बाद में 11वां लेसन और 12वां लेसन और 13वां यानी इस बुक का पहला लेसन, ये 3 लेसन के नोट्स मैंने पीडीएफ फाइल में आज भेज दिए हैं। वो नोट्स भी आपको अपनी फेयर कॉपी में करने हैं। इस वीडियो तक आपके 13 लेसन यानी 12 लेसन तो पहले बुक के और पहला लेसन इस बुक का, ये नोट्स आपके कंप्लीट हो चुके हैं। आप उनको ठीक प्रकार से अच्छी हैंड राइटिंग में अपने होमवर्क की कॉपी में नोट कर लें। ध्यान रहे, इस माह में आपकी होमवर्क की कॉपी भी चेक की जाएगी, ठीक है। तो 100% आपका जो होमवर्क है वो कंप्लीट होना चाहिए 13 लेसन तक। इसमें ये नहीं होना चाहिए भाई मेरे 11 हैं या 10, ऐसा कुछ नहीं। जितने लेसन आपको बता दिए पीडीएफ फाइल बना करके मैंने भेज दी है, उस फाइल में आप देखोगे तो आपको ये सारे नोट्स 3 लेसन के मिल जाएंगे। 10 लेसन के पहले मैंने बता दिए हैं। यदि किसी के पास नहीं है तो वो एक दूसरे बच्चे से लेकर के वो 10 लेसन के भी कंप्लीट करे, क्योंकि उसकी फाइल या वो नोट्स मैंने आपको पहले भेज दिए थे। ये 3 लेसन के जो नोट्स हैं वो आज मैं आपको भेज दिए मैंने, तो आप इनको ठीक प्रकार से करें। तो यहाँ तक कोई बात समझ में नहीं आई हो तो बताइएगा डाउट में। और नोट्स में यदि आपको किसी प्रकार की दिक्कत आ रही है तो वो डाउट जो ऑप्शन है आपका उसमें आप लिख के भेजें। बाकी नोट्स में दिक्कत आनी नहीं चाहिए, क्योंकि 10 लेसन के आपके पास है, 3 लेसन के मैंने भेज दी, केवल जैसा मैं भेज रहा हूँ वैसा के वैसा उतारना है बस, और कुछ नहीं। तो आप इसे अच्छा नोट्स में भी क्या है कि जैसे 11वां लेसन मैंने स्टार्ट किया तो क्रम लगा रहा हूं मैं। 11वां लेसन स्टार्ट किया उसको 1 नंबर फिर 2 नंबर, तो 1 से लेकर के जितने क्रम है क्रम वाइज आप पेज हैं वो उतार लें, वो आपके नोट्स कंप्लीट हो जाएंगे। आज इतना ही, शेष करें।